रज़ा भाई, बात ये है कि इस्लामाबाद ही नहीं, पूरे पाकिस्तान की जो नज़रें हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे लगी हुई हैं। यहाँ पर एक बात सबसे अहम ये है कि पहले तवक्को ये की जा रही थी कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया है, तो फौरी तौर पे कोई ना कोई ऑर्डर्स जारी ज़रूर होंगे, ताकि ये जो एक काम हुआ है आइन से मावरा, उस काम को रोकने के हवाले से कम कोई जो जिसे कहते हैं ना होप होना, कि अगर मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ये फैसला ले रही है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है, और हम चूँकि आइन के माहिरीन तो नहीं हैं, लेकिन हम चूँकि आइन को पढ़ते हैं, और कोई भी आम आदमी ये जान सकता है कि रूल्स ऑफ द गेम क्या है और रूल्स ऑफ द गेम को किसने वायलेट किया है। तो इब्तिदा में तो ये तसव्वुर किया जा रहा था या ख़्याल ज़ाहिर किया जा रहा था कि बिल्कुल कोई ना कोई जो बेहतरी है वो होगी और सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई ऑर्डर ज़रूर जारी करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में एक तवील जो हियरिंग है वो शुरू हो गई। कमोबेश 4 दिन हो गए हैं। 3 अप्रैल को वाक़या हुआ था और उससे अगले दिन से ये हियरिंग चल रही है। तो अब कहा ये जा रहा है कि कल अ, अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद साहब अपना एक आर्गुमेंट देंगे। आज बाबर वान साहब ने और अली ज़फ़र साहब ने अपनी गुफ्तगू की। उसका मतन की डिटेल आपको पता ही है कि बेसिकली उनका जो आर्गुमेंट है वो रिवॉल्व अराउंड कर रहा है सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट के ऊपर। लेकिन बहरहाल ये सवाल वहाँ पर मौजूद है कि सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट का मतलब ये है कि स्पीकर कोई भी रूलिंग दे दे, और अगर असेंबली जो है, असेंबली के अरकान आइन के मुताबिक अपना वोट देना चाहते हैं, तो क्या आइन से मावरा कोई इकदाम कोई स्पीकर कर सकता है? तो ये बुनियादी बातें हैं, लेकिन इसके ऊपर ऑर्डर नहीं आया। इसके ऊपर मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। बाज़ लोग मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान की के का पस मंज़र है, जज साहिबान का भी, उस हवाले से भी गुफ्तगू करते हैं। मिसाल के तौर पे जस्टिस एजाज़ुल एहसन का मोअज़्ज़ज़ जज है, उनका एक पस मंज़र है कि वो पनामा के हवाले से निगरान जज थे। तो उस हवाले से भी बात होती है। और इसी तरह ओवरऑल एस्टेब्लिशमेंट का एक रोल है, उसके हवाले से भी बात होती है कि एस्टेब्लिशमेंट का भी इसमें कोई ना कोई रोल है इस सारे प्रोसेस के अंदर। तो गर्ज ये है कि जितने मुंह उतनी बातें, और जब तक ये कंक्लूड नहीं होती जो प्रोसीडिंग है, और ये जिसे कहते हैं ना ऊँट किसी करवट बैठता नहीं, उस वक़्त तक ये वाज़ेह नहीं होता कि ये होगा क्या? कभी लगता है कि जो जजेस हैं वो गैर आइनी इक़दामात को रोल बैक करेंगे, और कभी ये लगता है कि नहीं, आज जिस तरह जज साहब ने, मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब ने एक ऑब्ज़र्वेशन दी कि देखिए सियासतदान जी। लगता है कि अ, जी एजाज आवाज, का जो हाँ जी। तो मैं मुजम्मिल भाई आपकी तरफ बढ़ता हूँ। अजाज की तो आपने असेसमेंट सुनी। आ गए हैं जी। जी जी बाबर अजाज, आप आगे बात बात मुकम्मल कर दें, जी, ऑब्जर्वेशन तो चीफ जी, साहब का। वो जज साहब ने कहा कि सियासतदानों को चाहिए कि अपनी जंग खुद लड़ें, आपस में अपने मामला तय करें। अगर नहीं होता तो आप अल्टीमेट सॉवरेन के पास चले जाएँ, यानी कि लोगों के पास चले जाएँ। तो ये इमरान खान साहब तो बिल्कुल एग्ज़ैक्टली यही चाहते हैं, और इसी के नाम पर उन्होंने ये सारा मावराए आइन जो इक़दाम है वो किया है। तो इसका मतलब ये है कि शायद किसी जगह पे किसी ये सोच है कि देखिए ये इस मामले में तो हम दाखिल नहीं होते, ये अवाम के पास चले जाएँ। तो और इस हवाले से आपको ये भी पता है कि ये भी कहा जाता रहा है कि एक अदालती शख्सियत के साथ अटॉर्नी जनरल की मुलाकात हुई थी, और उनके नॉलेज में था, ये शायद कोई टिप ही उधर से आई थी या कोई उनको एतमाद में लिया गया था। ये बातें होती रही हैं। और यहाँ के जो ज़िम्मेदार लोग हैं ये ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू कर रहे हैं, चूँकि मैं उस अदालती शख्सियत का नाम नहीं ले सकता, कहीं मैं तौहीन अदालत का मुर्तकिब ना हो जाऊँ। तो ये बातें इस्लामाबाद में तो यहाँ पे हो रही हैं। जी, ये तो बहुत ही, जिसे कहते हैं, गैर यकीनी किस्म की सूरत हाल है। और हमारा सबका ख्याल था, जैसे आपने कहा आजाज, कि इतवार के दिन जब इसका नोटिस लिया खुद अदालत ने, तो हमारा ख्याल था कि वो मुल्क को इस मुश्किल से निकाल देंगे। देखिए, आज पाकिस्तान में ये चौथा दिन है कि कोई काबीना नहीं है, और इसी तरह पंजाब में भी कोई हुकूमत नहीं है। इस तरह का वैक्यूम जो है, तो इस पूरे वैक्यूम को कौन संभाल रहा है?
ये तो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं कि एक बनाना रिपब्लिक बना के रख दिया मुल्क को। जी मुजम्मिल साहब, आप भी इस्लामाबाद में मौजूद हैं और आप ने एजाज की बात सुनी, तो थोड़ा हमें बतलाइए कि क्या आपकी क्या मालूमात हैं, थोड़ी इत्ला दें हमें। देखिए, संडे को जब सू मोटिव लिया तो तमाम फ्रीकैन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट इंटरिम ऑर्डर किसी एक फ्रीक को सुनता है जबकि दूसरा फ्रीक अदालत में मौजूद ना हो। इंटरिम ऑर्डर की पहली शर्त यही है कि जो पार्टी जाए वो स्टे ऑर्डर ले आए। अगर तो सू मोटिव के नतीजे में कोई पार्टी ना जाती और अदालत ऑर्डर कर देती, लेकिन अदालत जब इतवार को पहुंची तो वहां सारे फ्रीकैन बदरजाए उत्तम मौजूद थे, तो लिहाजा जुडिशियल रूल्स के तहत आप समझते हैं अदालत का सबको सुनना जरूरी था। वो अदालत किसी को ये नहीं कह सकती कि मैंने आपको नहीं सुनना। अदालत के सामने भी कुछ कत्ल हुआ हो तो अदालत ने जुडिशियल प्रोसीजर को और प्रोसेस को फॉलो करना होता है और उसके नतीजे में ही कोई ना कोई ऑर्डर पास करना होता है। लिहाजा मैं ये तो नहीं समझता कि अदालत ने कोई ताखीर की है, और मैं समझता हूँ कि काफी तेजी से 4 दिन में उन्होंने ऑपोजिशन और 50% ऑफ द गवर्नमेंट को निपटा दिया है। 3 को तो सू मोटिव लिया, 4-5 को ऑपोजिशन सुन ली, 6 को आज उन्होंने, आप देखे ना, बाबर वानसा तो आज सूरतुल बकरा पूरी सुनाते रहे वहां बैठ के, और उन्होंने कोर्ट को सूरत बकरा सुना के उसके सारे तर्जुमे सुनाने शुरू कर दिए अपने दलाइल में। तो उन्होंने पेशेंटली वो भी सुना। रियासत मदीना में अब आप सूरत बकरा सुनने से अदालत में इनकार तो नहीं कर सकते थे, ये तो नहीं कह सकते थे इसका दलाइल से कोई ताल्लुक नहीं है, आप दलाइल पे आ जाए। आपको जजेस ने वो भी सुनी, सारी दीगर आयात भी सारी सुनी और रियासत मदीना में, लेकिन बहरहाल उन्होंने बाबर अवान साहब को भी गुजार लिया और उसके साथ साथ अली जफर साहब को भी वाइंड अप कर लिया। अब 2 वकील रह गए, नईम बुखारी और अटॉर्नी जनरल। सुबह 9:30 का टाइम दिया है, इसीलिए अब कोर्ट ने 2 दिन से तो 12 बजे सुन रही थी, और मुझे लगता है कल दोनों को सुन लेंगे वो 12 बजे तक, और फिर को 2:30-3 बजे तक रिजल्ट आ जाना चाहिए, जजमेंट आ जाना चाहिए, क्योंकि कल वो अर्ली सुनना चाह रहे हैं। लिहाजा ये ठीक है कि मेरा मतलब है कि आपके ख्याल में बिल्कुल पहले दिन जाते ही उन्हें उड़ा देना चाहिए था, लेकिन मेरे ख्याल में कि ज्यूरिस्प्रूडेंस में वो कहते हैं कि प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करना भी जस्टिस के लिए बहुत जरूरी है। तो प्रोसेस ऑफ लॉ उन्होंने पूरा फॉलो किया है। कोई पार्टी ये नहीं कह सकेगी कि मुझे सुने बगैर फैसला दिया गया है या मेरे साथ कोई इस्तेसाल हुआ है, क्योंकि दोनों तरफ फ्री कैन बराबर के जोर के हैं। तो दोनों को सुनकर फैसला देना मैं समझता हूँ दानिशमंदी है, और इसको हम कोई ये नहीं कह सकते कि उन्होंने अदलिया ने कुछ गलत किया है। उन्हें सुनकर ही फैसला करना चाहिए था, घर से फैसला सोच कर नहीं आना चाहिए था। हो सकता है कोई दलाइल सुन के उनका कोई ज़हन पलट जाए, कोई दलाइल बहुत मजबूत हो, कुछ ऐड हो जाए, कुछ ऑन हो जाए। तो ये साकिब निसार की अदालत नहीं थी कि घर से सोच कर आते थे सुमोटो पे और आके फैसला दिखाना शुरू कर देते थे। तो इस हवाले से तो मुझे बेहतर लगती है कि ये बात कि इन्होंने सुना है। एजाज सैयद ने जिस तरफ इशारा किया, मेरा ख्याल है ये अदलिया के लिए अपने पुराने कपड़े धोने का भी वक्त है। दे कैन वॉश देयर डर्टी लिनन, और वो एक नई आगाज और नई सुबह का आगाज कर सकते हैं। अगर ना करना होता तो सू मोटिव लेने की जरूरत ही नहीं थी। वो देखे ना, अभी वो पंजाब के मामले को नहीं इंटरफेयर कर रहे, उसके ऊपर उनका ख्याल है कि इसको लाहौर हाई कोर्ट को देखना चाहिए। तो मुझे तो काफी उम्मीद है कि कल वहां से कोई इंसाफ की और आइन की बालादस्ती की राह निकलेगी और कोई आइन की सरबुलंदी की बात होगी। जी इसलिए मैं कोई ज्यादा नाउम्मीद नहीं हूँ, और बिल्कुल मुझे लगता है कि ये ठीक चल रहा है। बिल्कुल जी बिल्कुल। आपने तो माशाल्लाह जो है सुप्रीम कोर्ट की शान में कसीदे इतनी पढ़ दी है, मैं उसकी तरफ आता हूँ। लेकिन मैं एजाज साहब ने चूंकि जाना है, आप हाँ। देख सकते हैं नाजरीन के वो सड़क पर ही हमारी वजह से हमने उनको रोक के रखा हुआ है। एजाज, ये नहीं, जो नहीं, आज मतीउल्लाह जान साहब के साथ जो वाकया हुआ, मैं चाहता हूँ उसके ऊपर भी आप कमेंट करें, और ये जिस तरह का रवैया मीडिया के साथ इस वक्त है, पीटीआई के लीडर्स का, पीटीआई का खुद, थोड़ा उस पर कमेंट करें और फिर आप बिल्कुल, आपको इजाजत है जाने की। जी एजाज। रजा भाई, बात यह है कि जो आज मथुरा के साथ वाकया हुआ, इंडीड बड़ा अफसोसनाक वाकया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये आज का वाकया नहीं है, ये एक तवातर से होता आ रहा है। आप देखिए कि मरकज में शहबाज गिल और पंजाब में फयाजुल हसन चौहान, ये क्या-क्या गुफ्तगू नहीं करते रहे। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि ना तो हमारी पीबीए, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, ना हमारी जो दीगर यूजेस हैं, यूनियंस जो हैं जर्नलिस्ट की,
उन्होंने किसी लेवल पे कोई ऐसा बड़ा इस तरह के वाकयात के खिलाफ कोई इकदाम नहीं किया कि पीबीए कोई ऐसा हुक्म देती कि शहबाज गिल या बाकी जो जर्नलिस्ट हैं उनके बारे में कोई ऑर्डर आता कि जो जो लोग फयाजुल हसन चौहान जैसे या दीगर जो लोग हैं उन जैसे अगर वो मीडिया के साथ इस तरह बदतमीजी करते रहेंगे तो उनके बारे में हम एक मुश्तरका लाए अमल तैयार करें। कम से कम उनकी जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है या मीडिया इंटरेक्शन होता है, कम से कम उसका अलामती बायकॉट ही कर दिया जाए। तो ऐसा नहीं होता रहा। तो दूसरी बात ये है कि बुशरा बीबी हों या फराह बीबी, ये पीटीआई के जो लोग हैं हमारे, वो इनके बारे में बड़े सेंसिटिव हैं। वो इनके बारे में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और यूँ ही इनके बारे में कोई सवालात आप करें या कोई बड़ी रीज़नेबल गुफ्तगू भी आप करें, तो उसपे भी वो बुरा मनाते हैं। तो बात ये है कि ये जो है उसमें मैं कहूँगा कि हम लोगों का भी बड़ा कसूर है कि हमने एक यूनिटी का इज़हार नहीं किया, यूनिटी का मुज़ाहरा नहीं किया और आज हम जब भी इस तरह का इंडिविजुअल वाक़या होता है तो हम उस पे बात करते हैं। आपने और मैंने नहीं देखा कि किस तरह शहबाज़ गिल हर दूसरे टेलीविज़न एंकर के साथ, हर दूसरे रिपोर्टर के साथ बदतमीज़ी करते रहे और तौहीन अमेज़ रवैया अख्तियार करते रहे। फिर उनको वही टीवी चैनल्स और वही एंकर्स और वही लोग बुला-बुला कर दावत भी देते रहे और फिर वो ख़्वातीन के हवाले से क्या ज़ुबान है जो इख्तियार नहीं करते रहे। फिर उन्होंने अपने ही एक रुकन कौमी असम्बली के बारे में क्या जो लैंग्वेज है इस्तेमाल की। तो ये बदकिस्मती से पीटीआई के जो हमारे बाज़ लोग हैं उनका ये वतीरा है और ज़ाहिर है ये किसी तरीके से भी कोई काबिल-ए-सिताइश बात नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया एजाज आप हमें ज्वाइन करने के लिए। और लेकिन मैं एक आखिरी आपके जाने से पहले एजाज एक सवाल ये है कि वहीं पे वैसे जर्नलिस्ट ने चूंकि वहां पे थे तो उन्होंने बॉयकॉट कर देना चाहिए था ना जब ये सब कुछ हो रहा था बायकॉट तो कर दिए। कर दिया। बायकॉट रज़ा भाई बायकॉट हो गया था और वो वहाँ पे जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने बायकॉट किया इस सारे वाक़ये का। और ये वो वहाँ पे बायकॉट हो गया। लेकिन इश्यू ये आज का वाक़या नहीं है, ये एक तसलसल है वाक़यात का। आज के वाक़ये के ऊपर बहुत सारे लोग बात करेंगे कि किसने क्या किया, किसको क्या करना चाहिए था। लेकिन ये आज का वाक़या तो एक इंसिडेंट है, लेकिन इससे पहले तो मीडिया के साथ तौहीन आमेज़ रवैया अख्तियार किया जाता रहा ना। आज तो अगर आप ये कहें कि को गालिम-गलौच वाली बात नहीं, पहले तो गालिम-गलौच भी होती रही। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये हमें एज़ ए मीडिया पर्सन हमें थोड़ी-सी विज़डम दिखानी होगी और हमारी जो ऑर्गनाइज़ेशंस हैं उनको भी एक इत्तेहाद का मुज़ाहरा करना होगा। ऐसे इक़दामात के हवाले से जो जर्नलिस्ट के हवाले से इंडिविजुअली लेती आई है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और हमारी एस्टेब्लिशमेंट भी और जो टीवी चैनल्स के हवाले से या मीडिया आउटलेट्स के हवाले से ये लोग करते आ रहे हैं, तो उसपे एक यूनानिमस और एक मुश्तरका लाए अमल होना चाहिए। ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। थैंक यू एजाज। और मुजम्मिल साहब बैक टू यू। ये पंजाब के बारे में भी थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि आप जरा अपडेट करें। उधर जो उस वक्त पीएमएलएन जो है वो एक होटल में अपने मेंबरान के साथ मौजूद है फ्लैटीज में। फ्लैटीज में। और ये नहीं बताइए। नहीं, अवारी एक्सप्रेस में। अच्छा, अवारी नहीं एक्सप्रेस में। नहीं, अवारी से वो फ्लैटीज में गए। अच्छा, वहां चले गए। फ्लैटिंग में तो इतने कमरे ही नहीं है 200 के वो जा सकें। ये किसी हाल में कर रहे हैं। नहीं, वो रिपोर्ट इजलास कर रहे हैं। इजलास इजलास उसकी इजलास बात इजलास कर कर इजलास जी। की तो नंबर पूरे हैं हमजा के पास। और क्या हमजा 210 है, 210। 210? अच्छा, कल वो जब तो प्राइम मिनिस्टर इस्लाम लाहौर आए तो उन्होंने 145 लोगों से खिताब किया, ठीक। पार्लियामानी पार्टी के। 210 लोग हमजा के पास हैं और 145 में से डिप्टी स्पीकर भी अब हमजा के पास चले गए, तो 144 रह गए। ठीक, बिल्कुल तो ठीक। इधर 211 हो गए। लेकिन सवाल ये है कि उधर उन्होंने असेंबली को ताले लगा दिए हैं और जी रेंजर्स बुला लिए और जो सेक्रेटरी हैं पंजाब आज असेंबली। आज आज शहबाज गिल, मोना सिलाई और मोहम्मद खान भट्टी जो सेक्रेटरी असेंबली हैं, बुजदार सबको मिले थे, हाथ पांव फूले हुए थे कि पुलिस को कहें वहां लग जाए, रेंजर्स आ जाए, असेंबली खुलनी नहीं चाहिए।
आप लगा दें पुलिस सारा कुछ। ऊपर खान साहब से भी कहते रहे कि जी वो इजलास नहीं होना चाहिए, किसी तरह इजलास ना हो जाए जो डिप्टी स्पीकर ने बुलाया है, तो डिप्टी स्पीकर साहब का इजलास ना हो जाए। तो बड़ी आज सारा दिन उस पर बहुत लेग वर्क हुआ है कि ये इजलास किसी तरह हो ना जाए असेंबली के अंदर। बिल्कुल। सोलंकी वैसे भी साहब, पंजाब असेंबली में 2 हॉल हैं, एक पुराना एक नया। अगर इजलास होना हो तो पुराने हॉल में भी हो सकता था, ओहो जी, सब कुछ हो लेकिन सकता है। लेकिन चॉइस साहब को चूंकि बंदे पूरे नहीं, तो इसलिए तो उनकी करिए। देखिए चौधरी मैं आपको साहब एक बात, मैंने जी, आज एक नून के बंदे से पूछा ये डिप्टी स्पीकर को क्या किया है, उसने कहा 2 टिकटें। हाँ उसने कहा मुस्लिम लीग ने उनका टिकट हॉट केक टिकट है, उनको ये एक एमपी है, एक एमएनए का साथ ऑफर किया है। उन्होंने आराम से कहा, सुबह दोपहर को इमरान खान के साथ बैठे थे, रात को उन्होंने कहा हमदा का आशीर्वाद दे दिया, उन्होंने कहा ठीक है 2 टिकटें दे दें। तो ये चुका मुस्लिम लीग, मुझे नहीं समझ लोग जो कहते हैं कि इमरान खान अपनी मकबूलियत की मिराज पर है। अगर इमरान खान अपनी मकबूलियत की मिराज पर हो तो ये पागल है नून लीग का टिकट ले रहे हैं पीटीआई छोड़ के। इन्हें इमरान खान का टिकट लेना चाहिए। ये इतने बेवकूफ लोग नहीं है, 3-3 नस्लों से इलेक्शन लड़ रहे हैं, इलेक्शन लड़ना इनका पेशा है। जैसे हमारा पेशा जर्नलिज्म है, इसी तरह इनका पेशा इलेक्शन लड़ना है। इनके आबाओ अजदाद, इनके सब बहन भाई, ये इलेक्शन लड़ना ही इनका काम है, सियासत इनका काम है। इन्होंने आज तक कभी हारी हुई जमात का टिकट नहीं लिया, ये हमेशा जीती हुई जमात के साथ होते हैं। इनको पता होता है कौन सी जमात निकल रही है, कौन सी आ रही है। और जरूर। पंजाब के और साउथ पंजाब के फ्यूडल्स को तो बहुत ज्यादा पता होता है हवाओं के रुख का और सारा कुछ। और तो इसलिए मैं नहीं समझता कि ये अब इमरान खान की मकबूलियत हो और ये टिकट नून लीग का लें। इतने ये सख्ते होते तो 2018 में नून लीग का टिकट ले लेते। 2018 में नून लीग इनकी मिन्नतें करती थी, ये टिकट नहीं लेते। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ मुजम्मिल साहब के ये जो मकबूलियत की मिराज का बयानिया है ना, ये भी एक फेक न्यूज फैलाई जा रही है। जैसे खत पहले फैलाया गया ना, अब आप जिससे बात करेंगे जी इमरान खान तो जीत रहा है, इमरान खान का बयानिया तो वो चल गया है, नौजवानों में मकबूल हो गया है, उसकी तो 20 सीटें बढ़ गई हैं। मुझे कल से मुझे लोग मैसेज करें, मेरे पास अब वक्त ही नहीं है कि मैं इसके ऊपर अपना वक्त जाया करूं। बहरहाल बात ये सोलंकी साहब, आप मुझे आप ये बताइए कि खान साहब को क्यों ना हम चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ अपॉइंट कर दे पाकिस्तान के, और वो आगे एक सीएमएलए बन जाएं और चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन जाएं, और दूध का दूध पानी का पानी। उसके भी मुद्दत होती, उसकी भी मुद्दत होती है। उसकी भी मदद होती है। अब खान साहब को कोई ऐसा ओहदा देना पड़ेगा जो ताहयात हो, क्योंकि वो इक़्तिदार से निकलना नहीं चाहते। देखिए एक दिन आर्मी चीफ को भी खा जान। हाँ, किम जांग उन, नहीं तो देखे ना, मसला क्या है? मसला ये है कि वो इक़्तिदार से जाना नहीं चाहते, वो इक़्तिदार से चिपके रहना चाहते हैं, और तो कोई मसला नहीं है। मतलब उनके साथ कोई नवाज शरीफ जैसा सलूक तो नहीं हुआ, उनके साथ यूसुफ रजा गिलानी जैसा सलूक तो नहीं हुआ। उन लोगों ने तो, मेरा मतलब है, जिनको गैर आईनी तौर पर निकाला गया, उन्होंने इससे ज्यादा ग्रेस दिखाई है जितनी इमरान खान साहब दिखा रहे हैं। ओहो, तो वो लाडले इक़्तिदार नहीं थे छोड़, ना, देखे ना, लाडले नहीं थे ना। लाडले जो है लाड प्यार से बिगड़ जाते हैं। मुजम्मिल साहब, आप तो खुद एक वालिद हैं। फिर जब बिगड़ जाते हैं तो फिर डंडा सोटा तो चलाना ही पड़ता है ना। हाँ, तो फिर इसीलिए एक दफा कुट तो पड़ती है ना। ये आपके लिए भी सबक है कि ज्यादा ना लाड प्यार दे। हमारे हाँ, मशरकी रवायात में बच्चे खराब हो जाते हैं, ज्यादा बिल्कुल। लाड प्यार। इतना गोद में खिलाया गया, इतने खिलौने दिए गए खान साहब को कि अब उन्होंने क्या किया कि जाते जाते उनसे कहा कि छोड़ो, तो उन्होंने पूरा घर ही जला दिया है। बहरहाल मैं सोलंकी साहब, मैं आपसे ये मैं क्विकली आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि हमें ये बताइए कि आपकी भी लोगों से बात होती रहती है इस वक्त जो है। मुजम्मिल साहब ने तो कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक मौका है अपने माजी के दाग धोने का, और लेकिन बहुत से लोग ने से आज कामरान खान साहब ने भी एक वीडियो जारी की है। उन्होंने कहा है कि जी मुल्क में इंतशार उसी तरह से कंट्रोल हो सकता है कि अगर नए इलेक्शन की तरफ बढ़ा जाए। आप क्या समझते हैं, आपको क्या ये शवाहिद या इशारे क्या लग रहे हैं कि क्या यही रास्ता निकलेगा बीच वाला कि जी गलत हो गया, हुआ सो हुआ, अब इलेक्शन पे जाते हैं? देखिए ये कामरान खान साहब जो है, उनको कान में कौन फूंक मारता है और क्या फूंक मारता है, मुझे उसके बारे में इल्म नहीं है। लेकिन बात यह है कि या तो मुल्क के अंदर आईन रह सकता है,
या एक गैर आईनी राज हो सकता है। इन दोनों के दरमियान बैन बैन कुछ नहीं हो सकता। कुछ आइन भी चलेगा, कुछ गैर आईनी भी चलेगा, ये मुमकिन नहीं है। जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई कि अदम एतमाद की तहरीक पेश होगी, उस पर वोटिंग भी होगी, उसमें कोई रखना नहीं डाला जाएगा और वो वोटिंग पुरअमन तरीके से होगी, उस पर कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। वो तहरीक एडमिट हुई, उस पे बहस नहीं करने दी गई, उस पे वोटिंग होनी थी इतवार को। हाँ वो आइन का कोई आर्टिकल निकाल के डिप्टी स्पीकर साहब फवाद चौधरी और इमरान खान और असद कैसर, उन लोगों ने एक शब खून मारा पार्लियामान पे। अब सुप्रीम कोर्ट ने बताना है कि भाई ये जो आर्टिकल 95 की कार्रवाई थी वो किधर चली गई, क्या बिल्कुल। उसको रोका जा सकता है? अगर नहीं रोका जा सकता तो इसका मतलब है कि उसको रोकने के लिए जो कार्रवाई की गई, जो इल्जामात लगाए गए गद्दारी के, बगैर कोई केस चलाए, बगैर कोई मुकदमा चलाए, बगैर कोई सजा दिए हुए आपने एक आईनी प्रोसेस को रोक दिया, उसका क्या बनेगा? तो इसके कतई नजर के उस बेंच में कौन है, इसके कतई नजर के वहां उस बेंच में जो जज हजरात हैं, उनका पस मंजर क्या है, उनका माजी क्या है? सवाल यह है कि आइन के अंदर इतना साफ लिखा हुआ है कि वो उसको आगे पीछे कर ही नहीं सकते। इसलिए 3-4 दिन जरूर लग गए हैं इतवार से। कल उन्होंने कहा है कि इस कार्रवाई को मुकम्मल कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि कल शाम तक या जुमे के मुबारक दिन सुबह आपको खबर मिलेगी कि एक गैर आईनी अमल जो था उसको रोक दिया गया है। अब ये 100 प्याज और 100 गंडे वाली बात होगी। इमरान खान इस तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में घर जाने से बचने के लिए ये इतना सारा गैर आईनी अमल किया, उसके बावजूद मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अदम एतमाद पे वोटिंग भी होगी, इमरान खान के खिलाफ ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब भी होगी और उसके नतीजे में एक उबूरी हुकूमत आएगी। अलबत्ता ये जो जल्द इलेक्शन की जो ख्वाहिश है कामरान खान की, वो भी जरूर पूरी होगी, क्योंकि कामरान खान से ज्यादा यह ख्वाहिश लंदन में एक साहब है जिनका नाम नवाज शरीफ है, उनकी ख्वाहिश है, उसकी भी तकमील होगी। तो ये एक मुख्तसर दौरानिया की हुकूमत बनने जा रही है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में। बाकी जो सिराते मुस्तकीम है वो दिखाने के लिए एक साहब हैं जिनका नाम इफ्तिखार अहमद है, वो आपको बताएं। जी, आप जब अपनी जो प्रेडिक्शंस दे रहे थे ना, तो इफ्तिखार साहब बड़ी मानी खेज मुस्कुराहट के साथ जो है वो सुन रहे थे। तो इफ्तिखार साहब जरा आपने सोलंकी साहब की बात तो सुन ली सारी, तो मुझे जरा बताइए। और अब अभी तो मैंने सुना टीवी स्क्रीन पे आपकी सदाकत अब्बासी साहब से भी आपने उनको ठीक ठाक ठीक किया है, मतलब उसमें भी बात करेंगे। सदाकत अब्बासी को उन्होंने सदाकत और शुजाअत और अमानत का सबक दिया है इफ्तिखार साहब। अच्छा, तो क्या हो रहा है इफ्तिखार साहब, किधर को देखिए, ये जा रहा है? मैंने सुना रास्ते में आते हुए, मैंने अपना मुजम्मल सोवर्दी को पूरा तफसील से सुना। मैं भी सोचता हूँ जो मुजम्मल सोच रहा है वैसा ही होता मुझे नजर आ रहा है। और ये सदाकत अब्बासी साहब से जो बिला वजह की तलखी हुई, असल में वो अभी तक समझते हैं कि दे आर इन पावर, दे आर द रूलर्स, हाँ एंड उनके साथ कोई डिसएग्री नहीं कर सकता। वो आर्टिकल 5 की बात कर रहे थे और काफी हद तक इस अंदाज से बात कर रहे थे कि जैसे मैं उनको कोई जवाब दे हूँ या उनके मैं कोई पेरोल पे हूँ या मैं उनको कोई मुलाजिम हूँ। उनको एक बात समझ नहीं आ रही कि जर्नलिस्ट जो होता है वो अपना ही मुलाजिम होता है, वो अपने ही पेरोल पे होता है। तो उनको समझाने में काफी कुछ लफ्ज शायद मैंने भी सख्त कह दी हूँ। वो कह रहे थे आर्टिकल 5, मैंने कहा आर्टिकल 5 में जब तक ये साबित न किया जाए, कोई अदालत न साबित करे, कोई कोर्ट न साबित करे, कोई जजमेंट आए, एक आदमी के कहने पे तो ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा मैं नहीं इसको मानता। कहते आप कौन है? मैंने कहा मैं पाकिस्तान का एक शहरी हूँ, मैं आइन का दफा करने वाला हूँ, मैं आइन का मानने वाला हूँ, मैं जमहूरियत का मानने वाला हूँ,
मैंने कहा मैं ये हूँ, और मैंने कहा सुनो, ये जो कुछ तुम खेल खेल रहे हो इसका नुकसान होगा अगर आइन को कुछ हो गया। 199 लोगों को तुमने जो इल्जाम दिया है वो चारों सूबों से तलक रखते हैं, तुम एक खतरनाक खेल का आगाज करोगे अगर ऐसा हो। ये बात हुई थी, और बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ। आपने आर्टिकल, इफ्तिखार साहब आपने उन्हें आर्टिकल 5 का सेक्शन 2 पढ़ के सुनाना। यार असल में वो सेक्शन 1 पढ़ रहे थे, आपने सेक्शन 2 पढ़ के दिखा सुनाना था कि हर आदमी आइन के मतहत है और आइन का वफादार है, और जो आइन का वफादार नहीं है चाहे वो आर्जी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम है, आइन की वफादारी लाजम है, चाहे बंदा ट्रांजिट लाउंज में ही क्यों नहीं बैठा पाकिस्तान की। मैंने यही कहा है कि आई बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बगैर मुल्क नहीं चलना, ये रियासत नहीं चल सकती। लेकिन जो का वो अच्छा फिर उनका ख्याल था कि वो अभी भी उसी जगह पे, तो हमने बताया कि आप अब मेंबर पार्लियामेंट नहीं है, तो उन्होंने कहा मैं 8 लाख लोगों का नुमाइंदा हूँ। तो मैं अब क्या किया जा सकता है, उनको नहीं समझा सकता कोई भी कि सियासत क्या चीज है, आइन क्या चीज है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि डिप्टी स्पीकर एक आम शहरी हैं और उनके ऊपर आर्टिकल 5 का सेक्शन 2 लागू होता है जो आइन से वफादारी का है। बिल्कुल, आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो एक आम शहरी हैं और उन पर आइन से वफादारी का सेक्शन 2 लागू होता है आर्टिकल 5 का। मुजम्मल, ये बहस बड़ी अच्छी होगी, शुक्र है कि आपकी और मेरी जिंदगी में होगी, और रजा रूमी की जिंदगी में होगी, और मुर्तजा सरंगी की जिंदगी में होगी, द सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत जरूरी था। एक दफा ये इंशाल्लाह तय हो जाएगा कि हु विल रूल द कंट्री, इट विल बी द कॉन्स्टिट्यूशन हु विल रूल द कंट्री, नॉट इंडिया। आज मैं एक शो में था रूमी साहब, तो एक साहब मुझे कहने लगे कि देखिए अगर स्पीकर की रूलिंग चैलेंज हो गई तो पार्लियामेंट की सुपरमेसी चैलेंज हो जाएगी। मैंने कहा पार्लियामेंट स्पीकर नहीं है, पार्लियामेंट वहां बैठे 342 अरकान है, जब वो अक्सरियत से कोई फैसला करेंगे उसको अदालत सबडू नहीं कर सकती। लेकिन स्पीकर अबव कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन बदलने का अख्तियार पार्लियामेंट की 2/3 के पास है, वो बदल लें, लेकिन स्पीकर के पास नहीं है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आप मुझे, लेकिन इफ्तिखार साहब आप ये बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन मैं तो ये, मेरा सवाल ही आपसे ये है कि क्या वाकई ही सुप्रीमेसी आइन की कायम होगी? क्योंकि माजी में हमने ये देखा है 1954 में गुलाम मोहम्मद ने पहली जो असेंबली थी उसको फारिग किया। अगले साल 1955 में जस्टिस मुनीर ने उसको अपहोल्ड रखा नजरिया जरूरत के तहत। आज तक हम वहीं फंसे हुए हैं। ये 2022 है, 70 साल होने को हैं। यही तारीख बार बार पहिए की तरह घूमती है और आज भी हमारे सामने वो घूम रही है। मेरा सबसे पहले जी रजा, मेरा ये ख्याल है कि ब्लेटेंट गलती हुई है इनसे, बहुत बड़ी। ये कोई और चीज इस्तेमाल कर लेते तो शायद, मैंने इसको बताया है कि देखो एक लिखा लिखा है ऑर्डर पढ़ा गया जिसपे एक नाम भी लिखा था और उस डिप्टी स्पीकर ने वो नाम भी पढ़ दिया, तो इससे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि कौन क्या कर रहा था। तो पंजाब की उन्होंने बात शुरू कर दी, तो मैंने कहा पंजाब में तो भी तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना, कि एक शख्स स्पीकर भी है